Hi, Namaste. So, welcome to my vlog. So, we are making a vlog on how to become registered nurse in Saudi Arabia. So, welcome nurse on my channel. So, जितने भी नर्सेज मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है और अगर आप सऊदी में आना चाहते हो तो ये वीडियो आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर कर देगा. So, जो मैं सीरीज बना रही हूँ तो आज का दिन है डे 4. ओके, सो डे 4 में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड हॉट टॉपिक जो है प्रोमेट्रिक एग्जाम. ओके, सो व्हाट इज प्रोमेट्रिक एग्जाम, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, व्हाई इट इज नीडेड, ये सारी क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं. ओके, तो इसके बारे में हम डिटेली डिस्कस करने वाले हैं. तो मैं अलग अलग पार्ट में अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए कि क्यों करना है और किस लिए ये जरूरी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट विथ मी. सो मेरा नाम है नेहा सिंह, अगर आपको नहीं पता है तो. ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रोमेट्रिक एग्जाम. जैसे कि मैं मुंबई से हूँ तो मेरा महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल का रजिस्टर्ड नंबर है. ओके, तो अगर आप कोई भी कंट्री में जा रहे हैं या आप सऊदी में आ रहे हैं, स्पेशली ये वीडियो जो है ये सऊदी रिलेटेड है, तो अगर आप सऊदी में आ रहे हैं तो आपका सऊदी का काउंसिल नंबर होना चाहिए, सऊदी रजिस्टर्ड काउंसिल नंबर. सो दिस इज रियली एंड वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट इट हाउ यू कैन स्टडी फॉर दिस. सो यहाँ पे आने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है. जैसे कि लोग बहुत ज़्यादा दुबई से भी फैमिलियर है जिसमें DHA एग्ज़ाम होता है, वैसे ही यहाँ पे प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम होता है जो कि ओमान एंड कतर में थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़े चीज़ें हैं. यहाँ पे प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम होता है जो कि बेसिक नर्सिंग नॉलेज के ऊपर होता है और आपके प्रैक्टिकल एंड आपके जो भी, जैसे आप थिंकिंग कैसे करते हैं या आप क्रिटिकल थिंकिंग आपकी कैसी है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं. तो प्रोमेट्रिक एग्जाम आप जब भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है. सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको ऑनलाइन स्टडी करनी है या ऑफलाइन स्टडी करनी है. ओके, देयर इज 2 ऑप्शन. ऑफलाइन स्टडी के लिए बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जो कि एजेंसी के द्वारा भी प्रोवाइड किया जाता है या एजेंसी जो सेंटर्स पढ़ाते हैं उनसे कनेक्टेड होते हैं, वो आपको नंबर प्रोवाइड करेंगे कि उनके पास ऐसे टीचर्स हैं जो आपके प्रोमेट्रिक एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. ये हो गया आपका ऑफलाइन. ओके, ऑनलाइन में भी सेम सिस्टम है कि आपको आपकी एजेंसी आपके टीचर्स के नंबर्स प्रोवाइड करती है या तो आप पर्सनली फ्रेंड के द्वारा भी नंबर्स लेके या टीचर से स्टडी कर सकते हो. तो यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं दे आर बेसिकली BSc नर्स और MSc नर्स और PhD नर्स जो कि टीचिंग के लिए करते हैं और वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करते हैं जो कि प्रोमेट्रिक एग्जाम के लिए मैंडेटरी है. तो लेट्स स्टार्ट करते कि मैंने कैसे किया. ओके, सो सबसे पहले जब भी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मुझे रेडी होना था तो मैंने प्रेफर किया था ऑनलाइन स्टडी बिकॉज मैं एक वर्किंग नर्स थी. मैं काम करते हुए मुझे स्टडी करना था और स्टडी के टाइम को भी मैनेज करना था. थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि टाइमिंग हमारा इंडिया में 8 आवर्स मॉर्निंग ड्यूटी, इवनिंग ड्यूटी एंड नाइट ड्यूटी होता है. तो ये जो टाइम है हमारा शेड्यूल भी चेंज हो जाता है. ठीक है, तो उसमें आपके पास ऑनलाइन में भी 2 ऑप्शंस है आपके पास. एक होता है इंडिविजुअल स्टडी, द सेकेंड वन इज अ ग्रुप स्टडी. ओके, इंडिविजुअल स्टडी में क्या होता है कि आपके पास एक टीचर है सामने एंड आप उससे स्टडी, मतलब उनके साथ में स्टडी कर रहे हो. ग्रुप स्टडी में क्या होता है कि देयर इज अ टीचर जो टीच कर रही है, मतलब आई थिंक 5 मेंबर, 10 मेंबर्स में भी 15 मेंबर्स. तो ये होता है ग्रुप स्टडी. अभी इसके लिए मैंने क्या किया, तो मैंने ऑनलाइन में ग्रुप स्टडी चूज किया क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो ग्रुप स्टडी में जल्दी से कवर अप हो जाते हैं एंड हम थोड़ा सा ओरिएंटेड और कॉन्शियस भी होते हैं. थोड़ा सा सेल्फ फियर होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, वी हैव टू गिव अ गुड आंसर व्हेन द टीचर इज आस्किंग. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. तो मैंने ग्रुप स्टडी के लिए सिलेक्ट किया था एंड उसके बाद जो भी टाइमिंग था ऑनलाइन का
जैसे कि मॉर्निंग 8 to 9 और 9 to 10 और 10 to 11. Okay, so like 3 hours in the morning, 3 hours in the evening, like 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, इतना टाइप तक भी रहता है, और 9 to 10 भी क्लासेस अवेलेबल होते हैं इवन इन आफ्टरनून. तो आप कैसे पैकेज सेलेक्ट करें, ठीक है. तो उसमें एक होता है कि आपको एक बेसिक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना है या क्रैश प्रोग्राम करना है. बेसिक जो भी आपके नर्सिंग रिलेटेड है वो एटलीस्ट 1 मंथ के लिए होता है गाइस. ओके, एटलीस्ट 1 मंथ और 2 मंथ आपको बेसिक पढ़ना है. अगर आप क्रैश कोर्स के लिए कर रहे हैं, जैसे कि आपने ऑलरेडी एग्जाम डेट ले लिया है, आपका एग्जाम आफ्टर 1 मंथ है, मे बी 25 डेज और मे बी 20 डेज, तो उसके पहले अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं 15 डेज के लिए, तो वो क्रैश कोर्स होता है जिसमें आपको क्वेश्चंस के ट्रिक्स बताए जाते हैं. आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, किस तरीके से आपको फोकस करना है, किस तरीके से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. तो ये जो मैंने मल्टीपल चॉइस बोला, ये प्रोमेट्रिक एग्जाम में होता है. प्रोमेट्रिक एग्जाम में 200 प्लस क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर वाइज होते हैं, ठीक है. और ये जो प्रोमेट्रिक एग्जाम है ये होता है 4 घंटे के लिए. ओके, 4 घंटे के लिए होता है. इसके साथ साथ क्या होता है कि 4 घंटे में आपको 30 मिनट्स का ब्रेक भी मिलता है. ओके, सो ये तो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन या बेसिक प्रोमेट्रिक एग्जाम के बारे में आपके टीचर्स भी आपको बताएंगे कि आपको कितना पता है, और जो चीजें डाउट्स होते हैं आप टीचर से पूछ सकते हो. तो उसी तरीके से मैंने भी मेरे डाउट्स क्लियर किए थे जब मुझे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि यार क्या ही होगा और क्या क्या करना होगा और कैसे हम हैंडल करेंगे. सबसे पहले मैंने बोला था कि अगर आप प्रोमेट्रिक एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स. ओके, क्योंकि आप इसके बिना, पासपोर्ट के बिना आप ये एग्जाम अटेंड नहीं कर सकते हैं. तो पासपोर्ट रेडी होना चाहिए जब आप एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं. एग्जाम प्रिपरेशन आप पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है या आपने अप्लाई किया हुआ है. ओके, सो एग्जाम डेट के पहले आपके पास पासपोर्ट अवेलेबल होना चाहिए. सेकेंड थिंग, मैंने कैसे पढ़ाई की. ओके, सो सबसे पहले क्योंकि मेरा ऑनलाइन क्लास था तो मुझे सेल्फ स्टडी के ऊपर भी ध्यान देना था कि मैं सिर्फ ऑनलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकती. ओके, सो मैंने क्या किया एज अ नर्स, व्हाट वी डू. ओके, जो भी हम जितने भी नर्सेस हैं कैसे पढ़ाई करते हैं. सबसे पहले जो भी एक सिस्टम होता है, जैसे कि एनाटॉमी है, यू कैन स्टार्ट विद द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम. सो जो भी एक सिस्टम है या स्केलेटन रिलेटेड सिस्टम जो भी है, तो जो भी है इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम, इतने सारे सिस्टम है कि मैं खुद, मेरा टंग ऐसा ट्विस्ट हो जाता है. और क्या, तो जितने भी सिस्टम है गाइस वो सारे को पहले लिस्ट डाउन करो. ओके, आपने जो चीजें है ना, खुद के नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मेरे इसमें मुझे लगता है कि मेरे खुद के नोट्स बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव थे. तो आपको क्या करना है, आपका एक पर्सनल नोट्स बनाना है जिसके अंदर आप सिस्टम वाइज उसके डेफिनेशन, जो भी एक बेसिक जो हम लोग बैचलर इन नर्सिंग जो भी हम पढ़ रहे हैं, और उसी के रिलेटेड ही हमें सारी चीजें करना है. तो इसमें बेसिक क्या चीज है वो पढ़ना है. तो सबसे पहले स्टार्ट करना है एनाटॉमी से गाइस, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ से ही डिजीज कंडीशन स्टार्ट होते हैं. तो जब भी आप कोई डिजीज कंडीशन ले रहे हो तो मेक श्योर कि आपको पता हो कि उसका मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट और रिस्क फैक्टर लाइक कॉम्प्लिकेशंस, साइड इफेक्ट्स और अबाउट मेडिकेशंस. ओके, मेडिकेशंस के कुछ ऐसे मेडिकेशंस हैं जिसके स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स होते हैं. सो आपको एज अ सिस्टम वाइज ये सारी चीज को रिवाइज करना है. ओके, तो आपने इसका एक नोट्स बना लिया. सेकेंड जो नोट्स है वो आपका रहेगा कैलकुलेशन. जो भी कैलकुलेशन के फॉर्मूला है गाइस बाय हार्ट कर लो. अगर नहीं पता है, देखो हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि एज अ प्रैक्टिकली इतनी जरूरत नहीं होती है, और अभी तो हमारे पास सिरिंज पंप है. ओके, एंड आईवी सलाइन का भी पंप है, तो आई थिंक इसकी जरूरत नहीं पड़ती. और यहाँ पे भी उतनी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आप सब कुछ मशीन से हो जाता है. हमें बस मशीन चलाना आना चाहिए एंड हम सेट कर देते हैं एंड इट्स वर्किंग. ओके, बट फिर भी अभी आप एग्जाम के लिए जा रहे हो तो फॉर्मूला फिर से रिवाइज करो,
क्वेश्चन सॉल्व करो कैलकुलेशन के, क्योंकि कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आते हैं और कैलकुलेशन के लिए एग्जाम में आपको एक ब्लैंक शीट दिया जाता है, पेंसिल रबर प्रोवाइड किया जाता है, आपको लेके जाने की जरूरत नहीं है एग्जाम सेंटर पे। तो ये वहां पे प्रोवाइड किया जाता है जहां पे आप सॉल्व कर सकते हो आपके क्वेश्चंस को जो भी कैलकुलेशन के रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि और क्या प्रिपेयर करना है। ओके, तो अभी तो हमने डिजीज कंडीशन के बारे में प्रिपेयर कर लिया, कैलकुलेशन के बारे में प्रिपेयर कर लिया। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर्स। जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं वो प्रोसीजर्स कैसे किया जाता है, जैसे कि एसेप्टिक और यू हैव टू डू एज अ क्लीन ग्लव्स, जो भी आपको गाउन में करना है या जो भी लाइक एज अ पीई प्रिकॉशंस लेने हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है एज अ प्रोसीजर। एंड अगर आप प्रोसीजर में हैं तो आप कैसे असिस्ट कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं एज अ बेसिक, एंड अबाउट इन्फेक्शन कंट्रोल। ओके, सो इन्फेक्शन कंट्रोल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। तो ऐसा मत करो कि इन्फेक्शन कंट्रोल भूल जाओ, वेस्ट मैनेजमेंट भूल जाओ। तो वेस्ट मैनेजमेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल, इसको भी एक साइड में रखो और रिवाइज करके आना है, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाते हो आपके पास इतने क्वेश्चंस होते हैं और आपके पास बस 4 घंटे हैं, ठीक है, और आपको करेक्ट आंसर देना है, दैट इज योर मतलब ये आप सोच के आ रहे हो। और स्पेशली डोंट फॉरगेट अबाउट मैटरनिटी। ओके, मैटरनिटी के भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि नियोनेट्स के बारे में आते हैं, नियोनेटल के बारे में आ रहे हैं, इवन टॉडलर्स के क्वेश्चंस एंड अबाउट देयर डिजीज कंडीशन। मतलब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग भी अच्छे से पढ़ना है गाइस, एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग रियली इंपॉर्टेंट, like some disease condition like schizophrenia, like mania, and so many things are there, so you have to just revise the mental health nursing and about some medications आप उसे पढ़ सकते हो। और ये सब तो सारे बेसिक चीज़ें जो मैंने बोली कि आप तो ये मेनली कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको बेसिक यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये होने के बाद में आपके पास क्वेश्चंस के जो भी जैसे कि प्रीवियस जो भी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चनरे होते हैं जो कि आपकी टीचर आपको प्रोवाइड करेगी, तो मैं ऐसा रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप खुद से पढ़ाई करो और विदाउट टीचर। सो विदाउट टीचर मैं तब रेकमेंड करूँगी जब आप घर पे बैठे हो और आपके पास टाइम है तो आप घर पर पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो एटलीस्ट 1 मंथ का कोर्स कर लो या 15 डेज का क्रैश कोर्स कर लो, जिससे आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो आइडिया हो जाता है। क्योंकि आपके पास कितना भी नॉलेज हो, लेकिन आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो यू शुड हैव द आइडिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट की क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। तो टीचर्स आपको बताएंगे, सारे क्वेश्चंस देंगे और क्वेश्चंस का रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। ओके, एंड चेक आउट कि आपके कितने आंसर्स राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए, और जो भी रॉन्ग हुए हैं उसको वापस से रिवाइज करो। नहीं समझ में आ रहा है, गो टू टीचर्स एंड आस्क अगेन इन द क्लास। ओके, व्हेन यू आर अटेंडिंग द क्लास, तो जब भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो पूछ लो जो भी डाउट्स हैं। दूसरी चीज, जब आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो अबाउट क्वेश्चन, मतलब नोट्स इसके लिए तो प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, मे बी आप प्रिंट आउट्स ले सकते हो। जैसे कि आपके टीचर्स जो भी आपको क्वेश्चनरे दे रहे हैं, क्वेश्चन के साथ में मल्टीपल चॉइस आंसर्स भी दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसके प्रिंट निकाल लो। क्योंकि ना वो एक ऑनलाइन स्टडी करना और एक पेपर के साथ में उसको टिक करना और उसको रब करना, इट्स अ वेरी नाइस थिंग, और वो चीज़ आपके दिमाग में भी बैठ जाती है। तो क्या करना है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट लेना है और उसमें प्रैक्टिस करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ से आपका कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा, आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने मार्क्स आए। सो इसके इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंट की वजह से आप सच में पास हो सकते हो। तो अपना 100% दो, मोर देन 100% गाइस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोमेट्रिक एग्जाम में एक चीज बहुत ही डेंजरस है, डेंजरस ये है कि प्रोमेट्रिक एग्जाम आप सिर्फ 3 बार दे सकते हो।
3 बार 2 साल के अंदर। 2 साल के अंदर आप प्रोमेट्रिक एग्जाम सिर्फ 3 बार अटेंड कर सकते हो। अगर आप 3 बार फेल हो जाते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट एंड थर्ड अटेम्प्ट, तो आप 2 साल तक वापस से एग्जाम नहीं दे सकते। 2 साल के बाद आपको वापस से एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, सो एग्जाम जो एग्जाम का जो रिजल्ट है, जो भी सर्टिफिकेट है, इसका जो वैलिडेशन है वो है 6 मंथ टू 1 ईयर, 1 ईयर टू 2 ईयर्स, ऐसे रहता है, डिपेंड ऑन द थिंग्स। पहले 6 मंथ था, बट अभी ये चीज 2 ईयर्स हो चुकी है। तो जब भी आप प्रोमेट्रिक एग्जाम देते हो, ये 2 ईयर्स के लिए वैलिड होती है। तो 2 ईयर्स के अंडर आप सऊदी के लिए प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पहले भी एग्जाम दे सकते हो, और आपके पास 2 साल है गाइस, तो ये चीज अच्छी हो गई कि 2 साल हमारे पास टाइम है एग्जाम देने के बाद। तो इसमें और क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, तो सबसे पहले मैंने आपको वार्निंग दे दिया है कि आप सिर्फ 3 बार ही दे सकते हो। तो गाइस ट्राई करो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाओ। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गई, सो आई एम सो लकी, गॉड ब्लेस्ड मी ऑलरेडी विद दिस। तो इसीलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द फीस। ओके, तो अभी तक तो मैंने आपको बता दिया कि ये इतने सारी चीजें होती हैं। तो प्रोमेट्रिक एग्जाम के लिए कितनी फीस लगती है, पढ़ाई के लिए कितनी फीस लगती है? तो पढ़ाई के लिए अभी का जो है 1 मंथ का, दैट इज 12,000 से 15,000 है। ठीक है, तो 12 से 15,000 आप खर्चा कर सकते हो स्टडी करने के लिए। सो डू इट फॉर ऑनलाइन स्टडी, लाइक इतना ही पैसा है। और इसका जो एग्जाम फीस है वो है 25,000 और 26,000। आई थिंक नाउ दिस वन इज लाइक 26,000 प्लस। ओके, तो एग्जाम फीस इतना हो चुका है, बहुत महंगा है। ओके, बट इतनी क्योंकि, और ये एग्जाम कैसे होता है, ठीक है, तो ये रहा कि आपको पढ़ाई में कितने खर्चे जाने वाला है, 12,000 से 15,000। ओके, तो हम लोग राउंड फिगर पकड़ते हैं 15,000 और एग्जाम फीस पकड़ते हैं 26, या समझ लो ओके 25 पकड़ लेते हैं। ओके, एक राउंड फिगर पकड़ते हैं कि 25,000 यहाँ पे जाने वाला है, 15,000 यहाँ पे जाना वाला। अभी हम 40,000 इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर 1 एग्जाम गाइस, एक एग्जाम देने के लिए। ये एग्जाम कैसे होता है? तो ये जो एग्जाम होता है ये कंप्यूटर बेस्ड होता है। ओके, आपको क्वेश्चंस हैं जो 1 बाय 1 आपके ऑलरेडी आपके पास इतने ही क्वेश्चंस रहेंगे। ऐसा नहीं होता है कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो दूसरा क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसी ही चीजें आई थिंक एनक्लेक्स में होती हैं जो यूएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर उसके बारे में आपको वीडियो चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो इनका क्वेश्चन कैसा होता है कि आपके पास एक क्वेश्चन है एंड उसके 4 ऑप्शंस है, एंड नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन एंड उसके मल्टीपल चॉइस आंसर्स, और आपको उसमें बस एक टिक करना होता है, लाइक यू हैव अ माउस, यू हैव टू रीड एंड टिक इट एंड टिक इट। ओके, सो आपको एक करेक्ट आंसर आपको टिक करना होता है। तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करो? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टेक्निक्स क्या क्या है? ओके, तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मेक श्योर कि आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो। जय माता दी करके वहां पे मत आना, बिल्कुल भी मत आना। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 200 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको क्या करना है? ओके, आपका टाइम मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि आप एक क्वेश्चन को 5 मिनट्स दे रहे हो या 10 मिनट्स दे रहे हो, मैक्सिमम 15 मिनट्स इफ इट इज डिफिकल्ट। और वहां पे कब टाइम जा रहा है, जैसे कि ये तो बहुत ज्यादा मैं टाइम बोल रही हूँ, आई थिंक 3 मिनट्स इज इनफ, यू हैव टू गो फॉर 3 मिनट्स 2 मिनट्स लाइक दैट। एंड जो भी इसकी क्वेश्चंस है, अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, आप रीड कर रहे हो, सो जस्ट लीव दैट, क्योंकि आप वापस से उसे कर सकते हो, मतलब ऐसा हो जाएगा कि ना आप कर सकते हो।
और ये कंप्यूटर बेस्ड है, तो कंप्यूटर को क्या समझ में आ रहा है कि चीजें तो सही हो रही है, या जो भी चीजें, अगर आप कोई गलत टिक मार्क कर रहे हो तो मे बी आपका जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो इजी होगा, क्योंकि जब एक पेज खत्म होता है तो अनदर पेज एक आपके कंप्यूटर पेज पे आ जाता है। ओके, तो ये सारी चीजों का ध्यान देना। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो वेट करो, आप उसे वापस से वो पेज पे जा सकते हो, तो आपके पास टाइम है। ओके, तो जो भी क्वेश्चन आप सिलेक्ट करो, मेक श्योर कि अगर आपने वो सिलेक्ट नहीं किया है तो आप वापस से उसे चेक करो और उसे करो। दूसरा टेक्निक है गो फ्रॉम सीरियल वाइज। ओके, 1 to 10। बहुत लोग क्या करते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं, लाइक फ्रॉम बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग टू बैकवर्ड, जो भी है। तो आप अगर 1 to 10 स्टार्ट कर रहे हो तो मेरा ऐसा रहेगा कि आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करो, देन तीसरे को रीड करो। फोर्थ पॉइंट ये है कि क्वेश्चंस रीड करते मत बैठो। मेरा कहने का मतलब है कि जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, एक क्वेश्चन पढ़ा आपने, आपको बस आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर तीसरा क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर चौथा क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको लग रहा है कि आपको आ रहा है। लेकिन जब आप आंसर्स में जाते हो तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि अब क्या करें। ओके, तो कंफ्यूजन ना हो, आपके माइंड में दूसरा टॉपिक नहीं चल रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 1 टाइम 1 क्वेश्चन रीड करो और उसके ऑप्शंस रीड करो। ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस है, हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। जैसे कि जो 4 में से जो 2 आंसर्स होंगे वो होंगे, मतलब वो उसमें इंडिकेशन रहेगा ही नहीं कि ये इंडिकेटेड है अबाउट दिस, तो आपको क्या करना है, 4 आंसर्स में से 2 एलिमिनेट करना है। ओके, उसमें से 2 आंसर्स रहेंगे जो कि आपको लगेगा कि ये प्रोबेबली यही आंसर हो सकता है, सो आपको रीथिंक करना है एंड यू हैव टू चूज 1 आंसर। ओके, तो पहले 2 एलिमिनेट करना है, 2 में से एक फाइनल करना है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। और सेकेंड वाला भी ऐसे ही करना है। अगर कैलकुलेशन आपका पुअर है या वीक हो आप कैलकुलेशन में, तो मेरा रिकमेंडेशन ऐसा रहेगा कि आप कैलकुलेशन का चीज लास्ट में रख दो, क्योंकि आपके इजी क्वेश्चन रह ना जाए या छूट ना जाए, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे एक फ्रेंड के साथ में ऐसा हुआ, उसने ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, बट उसका कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम चला गया एंड शी लेफ्ट अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस, और जिसकी वजह से जस्ट शी फेल्ड फ्रॉम द 2 मार्क्स। तो ये बहुत ही बुरा होता है। तो यू हैव टू लाइक थिंक एंड इस तरीके से करो कि जो भी हार्ड है, आपको लग रहा है कैलकुलेशन में टाइम लगने वाला है, उसको लास्ट में रख दो, लास्ट में करो, एटलीस्ट आपने सारे क्वेश्चन तो कवर अप किए हैं, ठीक है। एंड इसके बाद में मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप 30 मिनट्स का ब्रेक जरूर से लो, क्योंकि जब भी मैं कर रही थी ऑलमोस्ट 2 आवर्स, मतलब मैं एकदम फोकस थी, मेरा ध्यान बिल्कुल भी यहाँ वहाँ नहीं था, और मैं बस उसको ही फोकस करके क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। एंड जिसकी वजह से मुझे ना थोड़ा सा ऐसे हेडेक जैसा बहुत हैवी फील हो रहा था कि मैंने बहुत मेहनत कर लिया है। एंड जब आप 30 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हो, मेक श्योर कि आप पानी पियो, वॉशरूम जाओ, फ्रेश अप होने के बाद में आप आ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं अबाउट एग्जाम। तो जब आप एग्जाम सेंटर में जाते हो तो वहां पे क्या चीजें होती हैं, ठीक है। सो एक्चुअली मैं बैकवर्ड टू फ्रंट आ रही हूँ, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बट आई एम सॉरी कि अगर कुछ डिफिकल्टीज हो रही है, क्योंकि मेरे लिए भी ये न्यू है, आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, एंड मे बी मेरा फ्यूचर वीडियो और इससे भी बेटर होगा एंड बेहतरीन होगा। ओके, तो जो एग्जाम सेंटर्स होते हैं वहाँ पे सब कुछ चेक होता है। सो बी इन कैजुअल ड्रेस यू कैन गो और इन फॉर्मल ड्रेस यू कैन गो। तो आपके पासपोर्ट चेक होते हैं, आपके नंबर्स चेक होते हैं कि जब आप सेंटर में जो भी नंबर लिए रहते हो, वो सारी चीज़ें एग्जाम सेंटर में चेक होती हैं। एंड आपको और कुछ भी लेके जाना अलाउड नहीं होता है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज एग्जाम है।
और ये इसका लोकेशन मैं बताऊंगी कि मुंबई में इसका लोकेशन कहाँ है, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगी। तो आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको जो भी डाउट्स है आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ उसके इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। सो जरूर से डिस्क्रिप्शन रीड करो आप, और कुछ नहीं समझता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सो जो जहाँ पे मैंने एग्जाम दिया था मुंबई में, अभी प्रोमेट्रिक सेंटर जो है वो एक ही है जो कि गोरेगांव वेस्ट में है। एंड एग्जाम स्टार्ट हो जाता है अराउंड 8:30, लाइक 8:30 और 8 o'clock AM। ओके, तो मैं सेंटर में पहुंच गई थी बिफोर 2 hours। ओके, सो 6, आई थिंक 6:15 और 6:30 मैं ऑलरेडी वहां पे पहुंच गई थी। और एग्जाम सेंटर में आपको उतने टाइम पहले ही पहुंचना है, क्योंकि वहां पे जाने के बाद में उनका जो भी एक रीशेड्यूल होता है, जैसे कि आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो आपका एक दे चेक करते हैं कि कितने कैंडिडेट हैं, उनका सीट भी होता है। ओके, तो आपका एग्जाम सेंटर में आपके सीट्स ऑलरेडी डिसाइड होंगे कि आपका कंप्यूटर क्या है और आपकी चीजें क्या हैं। इवन जो भी सेंटर में क्या होता है, वहां पे आपको एक हेडफोन दिया जाता है, क्योंकि वहां पे बाकी एग्जाम्स भी कंडक्ट किए जाते हैं। तो गोरेगांव ईस्ट में जो प्रोमेट्रिक एग्जाम सेंटर है वहां पे टॉफेल, ओके, IELTS एंड प्रोमेट्रिक एग्जाम हो सकता है कि आपके साथ में अलग स्टूडेंट्स भी हैं जो कि अलग एग्जाम दे रहे हैं। ओके, जब मैंने एग्जाम दिया था आई वॉज द अलोन पर्सन जो प्रोमेट्रिक एग्जाम दे रही थी, और बाकी का जो लोग थे वो टॉफेल का एग्जाम दे रहे थे एंड IELTS के भी एग्जाम्स थे वहाँ पे। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल वाज लाइक टॉफेल का एग्जाम दे रहे थे, जो कि हायर स्टडी के लिए हम आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे एग्जाम थे, और उसमें जब भी कोई कीपैड्स, जो भी हमारे कीबोर्ड्स के कीपैड्स यूज करता है तो बहुत ज्यादा आवाज आता है, तो इसके लिए आपको हेडफोन प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हेडफोन के लिए मना करना है, प्लीज यूज इट। आपको वाटर बॉटल आप कैरी कर सकते हो अंदर, आपका पूरा चेक करेंगे दैट यू आर नॉट यूजिंग ब्लूटूथ और एनी ऑफ द चीटिंग मटेरियल्स। ओके, तो वो आपका एक बार चेक होगा अंदर जाने के पहले। आप पानी का बॉटल कैरी कर सकते हो एंड आपके जो भी फोन है और सब कुछ आपका सबमिट हो जाएगा एंड आफ्टर एग्जाम यू विल गेट इट। सो 30 मिनट्स के ब्रेक में गो टू वॉशरूम, गेट फ्रेश अप, टेक वाटर, ड्रिंक वाटर, रिलैक्स। अगर आपको और थोड़ा सा सही करना है तो डू 5 ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो कि आपके माइंड बॉडी को रिलैक्स करेगा और आपका फोकस इंक्रीज करेगा। तो आपको ये चीजें ध्यान करनी है। नेक्स्ट मुझे आपको बताना था कि अगर आप एग्जाम पास कर लेते हो तो उसके फायदे क्या हैं। ओके, तो मेरे पास मेरा सऊदी, तो ये है मेरा सऊदी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन पेपर, ये जेरोक्स कॉपी है जिसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैं फोन में रखती हूँ। तो ये जो है, तो इसमें ये दिखाया जाता है कि हमने लाइक मैंने BSc नर्सिंग किया है एंड ये इशू डेट है, ये एक्सपायरी डेट है। ओके, तो मेरा इशू डेट है लाइक 24, ओके, 2024 का लाइक मैंने ईयर में लिया है, और ये 26 तक है। सो 24, 25, 26, सो 26 तक तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड यहाँ पे प्रोफाइल नंबर है, जो कि मेरा यहाँ पे जो हमारा रजिस्टर्ड नंबर होता है दैट इज दिस वन। ओके, और मैं यहाँ पे एज अ नर्सिंग स्पेशलिस्ट ज्वाइंट हुई हूँ। ओके, तो ये हो गई हमारी। एंड नेक्स्ट चीज, ओके, तो ये रहा कि आपको यहाँ का सऊदी नर्सिंग का मिल जाएगा। ओके, रजिस्टर्ड नंबर मिल जाएगा सऊदी काउंसिल से। इसमें आप एग्जाम कैसे दे सकते हो, मतलब 2 टाइप के एग्जाम्स होते हैं। पहला है कि आप एग्जाम यहाँ पे आकर भी दे सकते हो और आप इंडिया से भी दे सकते हो। ओके,
अगर आप यहाँ पे आ रहे हो 1 साल के अंदर ही आपको आपका एग्जाम क्लियर करना है तो ही आप सेकेंड ईयर कंटिन्यू कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप अगर कोई भी कंट्री जा रहे हैं, आप सऊदी में आ रहे हैं, तो गाइस इंडिया से ही आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में यहाँ के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि यहाँ के भी जो भी सेंटर हैं, जैसे कि मैं अभी मदीना में वर्क कर रही हूँ, तो मदीना से मुझे या तो ताइफ जाना है, या तो जद्दा जाना है, या तो रियाद जाना है, जो कि यहाँ से 5 आवर्स 6 आवर्स का ट्रैवलिंग डिस्टेंस है। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और आप यहाँ पे आने के बाद में, आपका ज्वाइनिंग होने के बाद में आप काम कर रहे हो, और उसके बाद ये सारे डेट्स को मैनेज करना, एग्जाम देना, इतना दूर ट्रैवल करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है और एग्जॉस्टिंग हो जाता है। इसके वजह से फेल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर आप इंडिया में ही सब कुछ खत्म करके आ रहे हो तो यहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकते हो कि कैसे यहाँ पे चीज़ें होती हैं। सो दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट गाइज, एंड आई होप कि मैंने आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया है। सो बाय बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।